Good day to all. Myself Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JDB Government Girls College, कोटा. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर वन एंड यूनिट सेकेंड का टॉपिक है. द टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, जिसमें H2O का तो ऑक्सीकरण होगा और CO2 का रिडक्शन या अपचयन होगा, और जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे पौधे. दिस पिक्चर शो ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस. एज यू कैन सी, फोटोसिंथेसिस करने का जो सोर्स है वो लीफ होती है. लीफ जो है स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगी. वाटर जो है लीफ की मेसोफिल सेल, यानी मेसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट में वाटर भी होगा. तो ये CO2 वाटर की हेल्प से ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और जिससे ऑक्सीजन इवॉल्व होती है. तो ये है ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ बिफोर डिस्कसिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस वी शुड नो अबाउट सम हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो हिस्ट्री की बात करें तो स्टीफन हेल्स जो साइंटिस्ट थे, जिन्हें हम फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले बताया कि पौधे जो हैं वायुमंडल से पौधे पोषण का कुछ अंश प्राप्त करते हैं. इसके बाद जो साइंटिस्ट थे एंटी डी सॉसर, उन्होंने बताया कि केवल पौधे के हरे भाग ही क्लोरोफिल युक्त प्रकाश की उपस्थिति में CO2 का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं. इसके बाद पैलेटियर और कैवेंट्यू 1818 ने बताया कि क्लोरोफिल जो है वो इम्पोर्टेंट फोटोसिंथेटिक पार्ट है, यानी क्लोरोफिल की खोज जो है वो पैलेटियर व कैवेंट्यू ने ही की. इसके बाद जो सैच थे 1864, उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सबसे पहले जो पदार्थ बनता है वो है स्टार्च. इसके बाद ब्लैकमैन 1905 ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में के दौरान जो है एक रिएक्शंस होती है लाइट रिएक्शन, जिस और दूसरी रिएक्शन होती है डार्क रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन में जो है सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है लाइट रिएक्शन में, जबकि डार्क रिएक्शन में सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है. इसके बाद इम्पोर्टेंट एक और था, हिल रिएक्शन दी गई रॉबिन हिल के द्वारा, जिन्होंने बताया कि लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन का विमोचन होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, और ये ऑक्सीजन किससे इवॉल्व होती है? वाटर मॉलिक्यूल से. उसके बाद आर्नन, डी आर्नन 1954, इन्होंने बताया कि लाइट फॉस्फोराइलेशन की इन्होंने खोज की बेसिकली, और इन्होंने बताया कि ATP संश्लेषण जो होगा प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान वो प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, और लाइट रिएक्शन के दौरान ही ATP व NADPH मॉलिक्यूल बनते हैं, जो कि डार्क रिएक्शन में काम आने डार्क रिएक्शन के दौरान ये सारे ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो CO2 के अपचयन करने में काम आते हैं. इसके अलावा और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक और एक्स्ट्रा या ऑल्टरनेट पाथवे बताया डार्क रिएक्शन का, जैसे कि हैच एंड स्लैक ने हैच एंड स्लैक साइकिल दी. रॉनी जो थे उन्होंने कैम साइकिल दी. हैच एंड स्लैक साइकिल और जो कैम साइकिल है, ये दोनों डार्क रिएक्शन के ही ऑल्टरनेट हैं. नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is the process by which plants, some bacteria, use the energy from sunlight to produce sugar, which cellular respiration converts into ATP, the fuel used by all living things. The conversion of unstable sunlight energy into usable chemical energy is associated with the actions of the green pigment chlorophyll. Most of the time, the photosynthetic process uses water and releases the oxygen that we absolutely must have to stay alive. We can write the overall reaction of the process of photosynthesis. तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि CO2 के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 12 मॉलिक्यूल सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी कि हिल जो थे उन्होंने ही बताया
कि जो ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है वो वाटर मॉलिक्यूल से होती है, जबकि पहले बताया गया था कि नहीं CO2 से ऑक्सीजन मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन का इवॉल्व होता है। डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में ही होगी, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होगा उसी में ही क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में। और क्लोरोफिल जो है प्लांट्स में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है, और कुछ प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस जो है एनाबॉलिक रिएक्शन है, एंटरगोनिक है, यानी एनर्जी स्टोर करती है, जैसा कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में होगा, वहाँ इटवी मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो कि डार्क रिएक्शन में काम आते हैं, तो ये एंटरगोनिक रिएक्शन है। और अल्टीमेटली डार्क रिएक्शन के बाद इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होगा और स्टार्च के रूप में ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाएगा। नाउ प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस पृथ्वी पर क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले आता है फोटोसिंथेसिस एंड CO2 रिमूवल। फोटोसिंथेसिस ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स के द्वारा CO2 ग्रहण की जाती है और इस पूरी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो एक तरह से एनवायरनमेंट के अंदर जो CO2 की जो सांद्रता है वो लिमिट में बनी रहती है, क्योंकि अगर CO2 की सांद्रता बढ़ेगी एनवायरनमेंट में तो आपने पढ़ा होगा कि CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक होता है। तो इसलिए ये जो फोटोसिंथेसिस है वो एनवायरमेंटली और इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी पार्ट है एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस और इकोसिस्टम का आपस में क्या रिलेशन है? तो इसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो एनर्जी निकलती है या एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो कई सारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा की जाती है, और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपस में वो फूड चेन से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए फूड चेन के थ्रू भी ये मेंटेनेंस बना रहता है। Photosynthesis is the ultimate source of carbon in the organic molecules found in most organisms. The high oxygen concentration in the atmosphere is derived directly from the light reactions of photosynthesis. Prior to the evolution of photosynthesis on Earth, the atmosphere was anoxic. तो जीवन के लिए पृथ्वी पर ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना लाइफ ही नहीं रहेगी पृथ्वी पर। और ये ऑक्सीजन हमें सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही है जिसके थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलती है, और कोई ऑक्सीजन का सोर्स है भी नहीं पृथ्वी पर। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कई साइड प्रोडक्ट बनते हैं जिनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बाय फोटोसिंथेसिस इज द सोर्स ऑफ काउंटलेस वेजिटेबल, एनिमल एंड ऑर्गेनिक साइड प्रोडक्ट. Wood is very important material used as fuel and in many fields including construction. Paper, cotton and other natural fibers consist of cellulose produced almost entirely by photosynthesizing plants. Wool depends on the energy sheep obtain from grass and photosynthesis. तो ये इनडायरेक्ट रोल है फोटोसिंथेसिस का लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. और व्हाट इज द ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स? इट्स ए लीफ. लीफ ही ऐसा पार्ट है प्लांट का नॉर्मली जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है. जिन प्लांट्स के अंदर लीफ नहीं होती हैं या जैसे कि ज़ीरोफाइट्स, नॉर्मली कुछ सक्लेंट्स हैं, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हैं, उनमें लीफ की जगह फिर स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि स्टेम में क्लोरोप्लास्ट होता है. लेकिन नॉर्मली जो है फोटोसिंथेसिस का जो साइट है वो लीफ है. तो लीफ ही के थ्रू ही रॉ मटेरियल जाएगा, वाटर और CO2 जो सेल के अंदर प्रवेश करेगा और क्लोरोफिल की हेल्प से शुगर और ऑक्सीजन बनेगी. अगर लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो अपर एपिडर्मिस लीफ में सबसे पहले जो है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये लीफ का TS है. सबसे अपर लेयर जो है वो क्यूटिकल को शो कर रही है. क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस सेल्स हैं. इसके अलावा जो आपको सेल दिखाई दे रही हैं वो मेसोफिल सेल्स हैं, और बीच में आपको जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो है वैस्कुलर बंडल्स. जाइलम एंड ऊपर की तरफ जाइलम है, नीचे की तरफ जो सेल्स दिख रही है वो फ्लोएम की है. और जो मेसोफिल सेल्स हैं उसमें जो ऊपर जो आपको दिखाई दे रही हैं जो खंभाकार हैं पैलिसेड सेल्स हैं वो, और जो नीचे जो राउंड शेप में दिखाई दे रही हैं वो स्पंजी पैरेन्काइमा है. तो जो मेसोफिल जो है, अगर डाइकोट लीफ की बात करें तो मेसोफिल स्पंजी पैलिसेड एंड स्पंजी सेल से मिलकर बना होता है, और इन सब में
क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। अब प्लांट्स भी जो है नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। नॉर्मली C3 प्लांट्स के एग्जांपल क्या है, वीट, कैस्टर, मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल। और C4 प्लांट्स ज़्यादातर कौन से होते हैं, शुगर केन, बाजरा, मेज, ज्वार, एमेरेंथस और बोगनविलिया। दीज आर C4 प्लांट्स। तो C3 और C4 प्लांट्स में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो एनाटमी का होता है, यानी आंतरिक संरचना का होता है। तो आप पिक्चर में आप देख रहे होंगे C3 लीफ में सबसे ऊपर जो है सबसे ऊपर क्यूटिकल होगी, उसके बाद एपिडर्मिस सेल्स होगी, फिर आपको नीचे इंडेक्स दिखाई दे रहा है, पेलिसेड सेल्स, उसका स्पंजी सेल्स, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मीसोफिल। और बीच में आपको दिखाई दे रही है वेन्स जो कि जाइलम फ्लोएम से बनी होती हैं, और एंड में लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस पे आपको स्टोमेटा भी दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें देखोगे कि C3 जो प्लांट्स की लीफ है उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो मीसोफिल सेल्स में होता है, यानी पेलिसेड और स्पंजी में होता है। जबकि C4 प्लांट्स में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो 3 जगह होगा। कहाँ कहाँ, पेलिसेड टिश्यू में भी होगा, स्पंजी टिश्यू में भी होगा। अगर स्पंजी टिश्यू अगर वो मोनोकॉट है तो सारा ही वो जो है स्पंजी टिश्यू से ही बना होगा, पेलिसेड नहीं होगा। तो नॉर्मली C4 प्लांट्स में जो मीजोफिल है उसमें आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा, प्लस बंडल शीथ जो पाई जाती है उसमें भी आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा। तो यही मेन डिफरेंस है कि C3 प्लांट में बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, जबकि C4 प्लांट्स की पत्तियों में बंडल शीथ में भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो C4 साइकिल में इम्पॉर्टेंट होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट का जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी में ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि जिस पिक्चर शो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें आपको फर्स्ट जो डार्क कलर दिखाई दे रहा है वो स्ट्रोमा है। इसमें कई सारे स्टैक्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम थाइलेकॉइड्स या पटलिकाएँ भी कहते हैं। ये पटलिकाएँ एक दूसरे के ओवरलैप होकर बनाएंगी ग्रेना, यानी स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड क्या कहलाएगा, ग्रेनम। इसके अलावा कुछ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, और देन सबसे आउटसाइड में आउटर मेम्ब्रेन। तो बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट है वो दो पार्ट में बना हुआ होता है, स्ट्रोमा एंड ग्रेना। स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन तरल पदार्थ भरा रहेगा, 70S इसमें राइबोसोम होंगे, DNA होगा, RNA होगा, और स्ट्रोमा में ही फोटोसिंथेसिस की जो सेकंड रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन, वो होगी। ग्रेना जो है उसमें लाइट रिएक्शन होती है, और ये ग्रेना आपस में सिक्के की तरह एक के ऊपर एक जो है लेयर बनाएंगे, इसे हम बोलेंगे स्टैक्स। और नॉर्मली एक ग्रेना जो है 10 से लेकर 1000 लैमिली से मिलकर बना होता है। प्रत्येक लैमिली में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, और इन मेम्ब्रेन के अंदर ही क्लोरोफिल व कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाए जाएंगे। जल होगा, घुलनशील लवण होंगे, और कई सारी थाइलेकॉइड्स की आंतरिक संरचना में एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी होता है जिसे हम कहते हैं क्वांटासोम। यही क्वांटासोम जो है इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और नॉर्मली एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से कई सारे क्वांटासोम जो है ग्रेना में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्लोरोफिल जो है प्रत्येक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। अब इन 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में जो 160 मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोरोफिल ए के होते हैं, और जो 70 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोरोफिल बी के होते हैं। सो व्हाट इज क्वांटासोम? सो क्वांटासोम इज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी क्वांटासोम जो है प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक व कार्यात्मक यूनिट है, इकाई है। नाउ functions of chloroplast. These cellular organs are the main site of photosynthesis, as we study, in which both light and dark reactions are found. Light reaction take place in the grana and dark reaction take place in the stroma region, जैसा कि हमने भी पढ़ा। Chloroplast is capable for some amount of protein synthesis which is used in structural organization, and some photosynthetic enzymes also synthesized in chloroplast. Chloroplast has its own genetic system and participate in cytoplasmic inheritance.
क्लोरोप्लास्ट में अपना खुद का भी डीएनए होता है, इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। पूरे यूकैरियोटिक सेल में दो ही ऐसे ऑर्गेनल हैं जो सेमी ऑटोनॉमस होते हैं और दोनों में ही डीएनए पाया जाता है। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट एंड नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, जैसा कि हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना है उसमें क्वांटासोम पाए जाते हैं, क्वांटासोम में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और जिसमें क्लोरोफिल 230 क्लोरोफिल में से जो 160 क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल ए का है और 70 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल बी के हैं। तो व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. Several modifications of chlorophyll occur among plant and other photosynthetic organisms. All photosynthetic organisms have chlorophyll A. Accessory pigments absorb energy that chlorophyll A does not absorb. Accessory pigments include chlorophyll B, xanthophyll, and carotenoids. Chlorophyll A absorbs energy from violet blue and reddish orange red wavelength, and little from the intermediate wavelengths. Now, molecular structure of chlorophylls. Chlorophyll B differ from chlorophyll A by the substitution of a CHO group for the CH3 marked at position R. तो मेनली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में जो R ग्रुप है, क्लोरोफिल ए में होगा मैथाइल ग्रुप CH3, जब क्लोरोफिल में जो R ग्रुप होगा वो होगा CHO. मेन डिफरेंस यही है क्लोरोफिल ए और बी में. If a pigment absorbs light energy, one of three things will occur. Energy is dissipated as heat. The energy may be emitted immediately as a longer wavelength, a phenomenon known as fluorescence. Energy may trigger a chemical reaction as in photosynthesis. Chlorophyll only trigger a chemical reaction when it is associated with the proteins embedded in a membrane or the membrane enfolding found in photosynthetic prokaryotes such as cyanobacteria and प्रोक्लोरोबैक्टीरिया. तो यहाँ पे जो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और बीटा कैरोटीन का एब्जॉर्प्शन का ग्राफ है. एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ के बीच हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमें इस तरह से पिगमेंट्स का पीक हमें दिखाई देगा. नाउ व्हाट इज पार? ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पूछा जाता है, व्हाट इज पार या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या होता है. In the electromagnetic spectrum, the wavelength between 400 to 700 nm is called photosynthetically active radiation. यानी पार जो है वो रेडिएशन है 400 से 700 nm के बीच में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस एक्टिवली होता है. Light or visible light is electromagnetic radiation that is visible to the human eye and is responsible for the sense of sight. 1. Visible light has wavelength in range from about 380 nanometers to about 740 nanometer, while its speed in vacuum 299, 792, 458 meters per second. Light which is emitted and absorbed in tiny packets called photons exhibit properties of both waves and particles. This property is referred to as the wave particle duality. तो ये जो लाइट का जो हमने जो पार पढ़ा है वो लाइट का बता रहा है कि लाइट जो है वो एक पैकेट्स के रूप में होती है जिसे हम फोटोन्स कहते हैं. तो जो लाइट है वो उसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एज ए वेव भी होती है और वो कई सारे पार्टिकल यानी फोटोन से मिलकर बनी होती है. वाइट लाइट इज सेपरेटेड टू द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बाई पासिंग इट थ्रू ए प्रिज्म. अगर एक वाइट लाइट को प्रिज्म से हम पास करते हैं तो उसमें जो लाइट है उसका सेपरेशन हो जाता है. नाउ द मेन टॉपिक इज स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis is a two-stage process. The first process is the light-dependent process, that is light reaction. It requires the direct energy of light to make energy carrier molecules. The light-dependent process, that is dark reaction, occurs when the product of the light reactions are used to form C-C covalent bonds of carbohydrates. The dark reaction can usually occur in the dark.
Recent evidences suggest that a major enzyme of the dark reactions is indirectly stimulated by light. The light reactions occur in the grana and the dark reaction take place in the stroma of the chloroplast. तो मेनली फोटोसिंथेसिस की दो स्टेज होती हैं. पहली स्टेज होती है लाइट रिएक्शन, जिसमें जिसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं. दूसरी रिएक्शन होती है डार्क. लाइट रिएक्शन में हमें लाइट की ज़रूरत होती है, जबकि डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट सनलाइट की हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ एंजाइम को स्टिमुलेट करने के लिए इनडायरेक्टली लाइट की ज़रूरत होती है. लाइट रिएक्शंस जो होंगी सारी वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में होंगी, और डार्क रिएक्शंस जो होंगी वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होंगी. नाउ ओवरव्यू ऑफ द टू स्टेप इन फोटोसिंथेसिस. तो मेनली जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि लाइट से डायरेक्ट एसोसिएटेड है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं. इस फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान जो है एटीपी और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल बनेंगे, और ये मॉलिक्यूल्स प्रवेश करेंगे एटीपी मॉलिक्यूल्स और एनएडीपीएच C3 साइकिल में, जिसे हम कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, और जहाँ ग्लूकोज का निर्माण होगा. नाउ लाइट रिएक्शन. इस वाले लेक्चर में हम लाइट रिएक्शंस ही पढ़ेंगे. डार्क रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नहीं तो टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा. इन द लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, light strikes chlorophyll A in such a way as to excite electrons to higher energy state. In a series of reactions, the energy is converted into ATP and NADPH. Water is split in the process, releasing oxygen as a byproduct of the reaction. तो लाइट रिएक्शंस में जो है, जब सनलाइट पड़ती है क्लोरोफिल पे, तो उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, और साथ में वाटर का भी फोटोलाइसिस होता है, जिससे कि ऑक्सीजन निकलती है. तो ऑक्सीजन जो निकलती है कब निकलती है? लाइट रिएक्शन के दौरान. Photosynthetic unit. A photosynthetic unit is the smallest group of pigment molecules which combine together to cause a photochemical act, that is absorption and migration of a light quantum to a trapping center where it brings about the release of an electron. तो इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि कई सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, जिन्हें पिगमेंट्स भी कहते हैं. इस पे लाइट के पैकेट्स पड़े, यानी लाइट्स के फोटोन्स इस पे पड़े, और फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, और यही जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इससे जो एनर्जी निकलती है, तो ये कई सारे कैरियर्स में जाता हुआ फिर एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. तो यहाँ पे कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि फोटोन्स किसे कहेंगे? पार्टिकल्स को. टाइनी पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम फोटोन्स कहते हैं. क्वांटम क्या है? ए फोटोन हैज़ ए सर्टेन एनर्जी वैल्यू विच इज़ कॉल्ड क्वांटम. तो जो फोटोन की एनर्जी होगी वो कहलाएगी क्वांटम. अबाउट 2500 chlorophyll molecules combine together to evolve one molecule of oxygen, and that for 10 quanta of light are used. तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कम से कम 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, और लाइट के 10 क्वांटा हमको ज़रूरत होती है. लाइट रिएक्शन को आगे डिटेल में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ रेड ड्रॉप एंड व्हाट इज़ इमर्सन इफेक्ट. इस पे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. रेड ड्रॉप यानी लाल जो तरंग दैर्ध्य उस पर कुछ चीज़ का ड्रॉप होना. क्या ड्रॉप होना? Emerson observed that photosynthesis decreased when a plant was shifted from short wavelength to wavelength longer than 680 nm. This decline in the rate of photosynthesis under long wavelength is described as the red drop. तो red drop क्या है? यानी जो वेवलेंथ है, रेड वेवलेंथ है, उस पे फोटोसिंथेसिस रेट का घटना कहलाता है रेड ड्रॉप. Now, immersion effect. Emerson also observed that when both short and long wavelength of red light acted one of the same time, the rate of photosynthesis was higher than the sum of photosynthesis rate obtained by using short and long wavelength respectively. This effect is called immersion effect. तो इमर्शन ने बताया कि एक और इफेक्ट होता है इमर्शन इफेक्ट. अगर आप शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ दोनों लाइट्स का यूज़ करते हो फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ जाता है. लाइट रिएक्शन जो है उसको आगे फोटोफॉस्फोराइलेशन में बांटा गया है. फोटोफॉस्फोराइलेशन
साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। इन दोनों टाइप के फोटोफॉस्फोराइलेशन में स्पेशली क्या होता है, ATP और NADPH मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये मॉलिक्यूल बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड की। वी शुड नो अबाउट फोटो सिस्टम। द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ऑफ फोटो सिस्टम 1 absorb maximally at 700 nm in its reduced state. Accordingly, it is named P700. P मतलब pigments. Photosystem first, its associated antennae pigments ATP synthase enzymes are found exclusively in the stroma lamella and at the edges of the grana lamella. तो पहला जो फोटोसिस्टम है वो है P700, जिसे पिगमेंट 700 nm भी कहते हैं। दूसरा जो फोटोसिस्टम है सेकेंड, वो है 680 nm पे होता है, जो 680 nm की अब्जॉर्व करता है लाइट को। So the reaction center chlorophyll of photosystem second absorb maximum of 680 nm. So its reaction center chlorophyll and associated electron transport proteins is located predominantly in the STEX region of the grana lamellae at wavelength greater than 680 nm. PS second cannot operate. Therefore, quantum yield decreased beyond 680 nm. This is what red drop is observed. Photosystem 1 contain large amount of chlorophyll A and small amount of chlorophyll B and some beta carotene. Photosystem second is also contain chlorophyll A, beta carotene and large amount of chlorophyll B. तो ये हमारा लाइट रिएक्शंस का हुआ पूरा। आगे लाइट रिएक्शन के जो स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।